ये गाड़ी ऐसी है जिसने लिटरली Hyundai को कंधों पे बैठा रखा है। मैन्युफैक्चरर 15-16 हजार यूनिट्स बेच रहा है एक 18 लाख रुपए की गाड़ी के। आपको पता नहीं होगा कि पंच के फेसलिफ्ट की बहुत पहले से बात चल रही है, लेकिन जो आदमी सेफ्टी को एकदम टॉप प्रायोरिटी रखता है वो उस तरीके की गाड़ी ना ले जो टेस्ट नहीं हुई है। हर गाड़ी के मैं थोड़े से ऑब्वियसली थोड़े नेगेटिव्स बताऊंगा ताकि। तो हेलो दोस्तों, कोई भी गाड़ी जब हमारे मार्केट में बिकती है ना, तो ठीक है, कुछ गाड़ियां अंडररेटेड होती हैं, कुछ गाड़ियां ओवररेटेड होती हैं, लेकिन जो सेल सही कर रही है गाड़ी, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि उसकी सेल अच्छी होती है, राइट। तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 2024-25 की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जिस वजह से वो इतनी ज़्यादा बिकती हैं, और अगर वो पॉइंट्स आपके एक तरीके से बाइंग क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो आप भी उनको ले सकते हैं। तो इस वजह से हम उन गाड़ियों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, इस वजह से चैप्टर कोड्स में आपको छोड़ दूंगा, तो जो भी आपकी फेवरेट है वो देख सकते हैं और पूरी भी देख सकते हैं। मैं किसी गाड़ी को बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानता, वो आपकी प्रायोरिटीज पे फिट होनी चाहिए, इस वजह से वो आपके लिए अच्छी होगी, राइट। तो इसी चीज से स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी कि विच आर द हाईएस्ट सेलिंग मोस्ट फेमस कार्स इन 2024 एंड 2025। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो इंस्टा पे आजकल फेमस हो रही है कनस्तर नाम से, ठीक है, विच इज वैगन आर। हंसी तो आती ही है, लेकिन इस गाड़ी को बहुत ज्यादा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई टिन कैन बोलता है, वो तो मारुति की ऑलमोस्ट सब गाड़ियों को बोलता है, आगे भी आएंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट लेकिन इसका कहाँ से आता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जापान की। आपने की कार्स देखी होंगी, अगर आपने टोक्यो ड्रिफ्ट देखी होगी ना फास्ट एंड फ्यूरियस की, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वहां से आ रहा है। क्यों आ रहा है कॉन्सेप्ट? बिकॉज होता क्या है कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर रखते हैं। अगर आज मेरी मम्मी से आप पूछोगे ना कि उनको बेस्ट गाड़ी कौन सी लगती है ना, तो वो लिटरली वैगन आर का नाम लेंगे, बोलेगी भाई साड़ी पहन के सीधे अंदर जो है वॉक इन कर जाओ, ना झुकना पड़ता है गाड़ी में बैठने के लिए, ना चढ़ना पड़ता है। तो वो एक ईज ऑफ यूज वाली बात भी हो जाती है। आप इसको कितना भी ट्रोल कर लो, लेकिन ये आपके पेरेंट्स की जो है वो फेवरेट रहेगी, चाहे आप पेरेंट्स को कितनी ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठा लो। दूसरी चीज ये कि बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जब कंबाइन होते हैं ना, विच इज कि उसकी रीसेल भी सही मिलती है। उसके बाद आपका इंजन ऑप्शंस जो है उसमें 1 लीटर और 1.2 आते हैं। 1 लीटर उसका ठीक ठाक काम कर देता है, प्लस सीएनजी आती है। सीएनजी उसकी मतलब समझ लो 32-33 हाईवे पे जो है बहुत प्यार से एवरेज दे देती है। और सीएनजी से याद आया एक और बात बताऊं कि इवन जो ब्रेजा है वो भी उतना ज्यादा बूट स्पेस नहीं देती है सीएनजी होने के बाद, जितना वैगन आर में मिलता है वो ट्रे लगाने के बाद, हाइट की वजह से। तो ये जो सारे फैक्टर्स जब कंबाइन होते हैं ना, तो इस वजह से गाड़ी बिकती ही चली जाती है। अभी 2025 में इसने फिर से पंच को ओवरटेक कर लिया है ओवरऑल सेल्स में। तो देखिए, मेरे घर में भी वन ऑफ द कार्स में एक वैगन आर भी है, तो इस वजह से मैंने इसको बहुत चलाया हुआ है। तो मेन में जब चीजें आपको बताऊं ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी गाड़ियां जो होती है ना, उसमें भी पीछे 3 लोग इतनी आराम से नहीं बैठ पाते हैं जितनी वैगन आर में बैठते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जब हम छोटे शहर में टीयर 2 टीयर 3 शहरों में चलाते हैं, तो बॉनेट इतना छोटा होने की वजह से मतलब समझ लो कहीं से भी वो ऐसे यूं कट जाती है रिक्शे की तरह। तो विजिबिलिटी हो गई बॉनेट की। उसके बाद जो है चलाने में हाइट भी उसकी अच्छी खासी है, मतलब जिस हाइट पे आप बैठते हैं, अगर आपका ओवरऑल हाइट कम है तो आप अच्छी खासी हाइट पे बैठते हैं विदाउट अ सीट एडजस्टमेंट एज वेल। तो इस वजह से क्या होता है कि विजिबिलिटी भी अच्छी है, छोटे शहर में चलाने में आसान है, और राइड क्वालिटी भी सॉफ्ट है उसकी, कंफर्टेबल है, कुशी टाइप की है। तो ये सब फैक्टर्स मिलके वैगन आर को बहुत ही बढ़िया सिटी गाड़ी बनाते हैं। हाँ, ये बात है, जो लोग उसको सिटी प्लस हाईवे यूज करते हैं, हाईवे भी यूज करते हैं, वहां पे वो वीक बैठ जाती है। और भी फैक्टर्स आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। और क्या आपको एक खुशखबरी पता है, वैगन आर में 6 एयरबैग आ गए हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि हम शहर में चला रहे हैं, ठीक है, और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में 30-40 के आसपास मैक्स टू मैक्स स्पीड होती है, तो उसमें जो साइड सेफ्टी है छोटी गाड़ियों की, जो हेड सेफ्टी है, वो भी एक तरीके से डिसेंट कवर हो गई उन कर्टन एयरबैग से। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये गाड़ी आज भी प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सूट करती है लोगों को। हर गाड़ी के मैं थोड़े से ऑब्वियसली थोड़े नेगेटिव्स बताऊंगा, ताकि ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स में जब वो आपकी फिट ना हो तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं ले सकते हैं। तो पहली चीज ये, वैगन आर से हम आते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हाईवे कार। अगर आपका रनिंग में 40% भी हाईवे यूज है, तो उसमें होता क्या है कि इसका सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से जब कोई भी बड़ा गड्ढा या एंडुलेशन आता है, तो इसका सस्पेंशन बॉटम आउट करता है, मतलब धड़ से आवाज आएगी अंदर, गाड़ी शेक करेगी। दूसरी चीज ये कि छोटे टायर्स और इन सब होने की वजह से बॉडी रोल भी अच्छा खासा फील होता है। स्टीयरिंग बहुत वेग है, मतलब बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे
क्या हो रहा है, और बहुत से ऐसे रीजंस हैं। तो अगर आपको एक दोनों चीजें चलनी है, मतलब हाईवेज में भी चलना, एक ही गाड़ी है, तो आई वुड से कि गो फॉर लोअर कार्स, मतलब लोअर इन द सेंस कि नीचे बैठने वाली, जैसे सिलेरियो हो गई, जैसे i10 हो गई, जैसे आपकी जो है वो टियागो हो गई। तो वो गाड़ियां जो है ज्यादा सेटल्ड चलती हैं। तो इस वजह से मैं टियागो का पहले रिव्यू बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इस वजह से हाईवे पे उतनी सुटेबल नहीं है, शहर में तो एकदम धांसू। तो ये हो गई वैगनार की बात। अब हम पंच की बात कर लेते हैं। तो उसमें जब वो आई थी ना, तो लिटरली चैनल्स ने बोला था कि भाई आयरनी हो गई बहुत तगड़ी कि पंच में पंच ही नहीं है। लेकिन जब वो बिकी तो उसकी सेल्स चार्ट ने बहुत तगड़ा पंच दे दिया दूसरे लोगों को। तो आइए बात करते हैं पंच में ऐसी क्या चीजें थी। तो सबसे पहली चीज, आप और भी मैं आगे भी बताऊंगा आपको, उसमें होता है कि एक गाड़ी की जो ओवरऑल सेल होती है ना, उसमें उसका तो हाथ होता ही होता है, उसके कॉम्पिटिटर्स का भी हाथ होता है कि वो उतना बिक नहीं पा रही। तो पंच के साथ भी यही हुआ है। दूसरी चीज, टाटा की प्लानिंग जो है बहुत बढ़िया रही है। जैसे जैसे एक्स्टर में उन्होंने फीचर्स दिए, वैसे वैसे उन्होंने पंच को भी जो है वो सनरूफ दे दी, हैंडरेस्ट दे दिया, आर्मरेस्ट आगे दे दिया। ऑल्दो आपको पता नहीं होगा कि पंच के फेसलिफ्ट की बहुत पहले से बात चल रही है, लेकिन क्योंकि टाटा को लग रहा है कि अगर उसमें हम कोई भी चेंज कर देंगे एक्सटीरियर लुक्स में, वो इतने पसंद है लोगों को, एकदम बुच टाइप के, एसयूवी टाइप के लुक्स, तो लोग भड़क जाएंगे और उसको नहीं लेंगे। तो इस वजह से जो है वो उसका कोई फेसलिफ्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है। अंदर से हाँ वो अपडेट हो गई है, सारे फीचर्स वगैरह आ गए हैं, और इसी वजह से अंदर से सारे फीचर्स एकदम उन्होंने सब कुछ दे दिया है, बड़ी टच स्क्रीन वगैरह दे दी है, ताकि उनको अगले साल तक फेसलिफ्ट देना ही ना पड़े। आप ये चीज देखो कि ऑल्ट्रोज का फेसलिफ्ट आ रहा है, और ऑल्ट्रोज जो सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है, उसकी सेल को सबसे ज्यादा हिट जो है किसी और गाड़ी ने नहीं, उसकी कॉम्पिटिटर ने नहीं, पंच ने ही किया है। तो पंच लगभग वैगनार के ही बराबर 1,96,000 के आसपास जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बिकी थी। होता क्या है कि दो चार चीजें फाउंडेशनल होती हैं पंच को बेचने के लिए। तो सबसे पहली चीज ये थी कि पंच में जो ओवरऑल लुक्स थे, जो उसका एक तरीके से अंदर बैठने में एसयूवी वाली फील थी, वो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करी। क्यों प्रभावित करी? कि लोग चाहते क्या है, लोग चाहते ये हैं कि 8 लाख रुपए में या 7 लाख रुपए में जो है वो मुझे फील आ जाए कि मैं एक वेन्यू या नेक्सॉन या इस तरीके की गाड़ी में बैठा हूं। ठीक है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक फील आ जाए। तो वो फील जो है वो पंच ने दी है। और उसको बिकवाने का जो एक और रीजन था, वो एक्स्टर खुद भी थी, क्योंकि एक्स्टर ने वो फील नहीं दी। एक्स्टर में मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुरी गाड़ी है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि वो उतने प्लानिंग से नहीं निकाली। तीन चार चीजें थी, पहिए छोटे दे दिए, सीट्स में और बैठने में, ड्राइविंग पोजीशन में एसयूवी फील नहीं आ रही है, कुछ ज्यादा ही जो है वो ग्रैंड आइटन जैसा इंटीरियर दे दिया है ना, और रियर लुक्स तो आपको पता ही है। तो वो सारी चीजें जब एक तरीके से वो इफेक्ट नहीं डाल पाई पंच के सेल पे, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा लोगों के पास, राइट। इस वजह से लोगों ने पंच ले ली। दूसरी चीज ये कि पंच लेने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि पावर देख ही नहीं रहे हैं। उनको ये है कि उनके दिमाग में बस ऊंचा बैठना है, तो इट डजंट मैटर। एक और चीज से एक्स्टर ने कोशिश करी, विच इज एक 6 एयरबैग्स वाला बड़ा सा स्टिकर दे दिया। लेकिन सिंपल सी बात है, एक जो टेस्टेड गाड़ी होती है, चाहे वो पुराने नॉर्म्स में टेस्टेड हो, इंडिया ग्लोबल एनकैप की टेस्ट को एक तरीके से ऊपर रखता है, एयरबैग्स, नंबर ऑफ एयरबैग्स को उतना ऊपर नहीं रखता है। आज भी पंच में आई थिंक इट्स वन ऑफ द फ्यू कार्स, मतलब बहुत ही कम गाड़ियां ऐसी बची हैं जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं हुए हैं, और पंच में नहीं है। और वो टाटा जानता है, इस वजह से टाटा उसमें अभी भी 6 एयरबैग्स ही दे रहा है, ताकि प्राइस कंट्रोल में रहे। और विदाउट दैट फिर भी वो इतनी ज्यादा बिकती है। क्यों? सिंपल सी चीज है कि अगर कोई गाड़ी टेस्ट हो गई तो उसमें 2 ही एयरबैग हो, फिर भी जो है वो आदमी ज्यादा उस पर ट्रस्ट करता है कंपेयर टू दैट कार जो टेस्ट नहीं हुई। जैसे अगर कोई गाड़ी में लेने वाला हूँ जो टेस्टेड नहीं है, इवन ग्रैंड विटारा भी है, तब भी जो है आदमी सोचता है कि मैं ग्रैंड विटारा का 6 एयरबैग्स वाला मॉडल ले लेता हूँ। लेकिन जो हो चुकी है टेस्ट, उसमें आदमी नहीं सोचता, उसमें कहता है 5 स्टार है, ले लो, कोई दिक्कत। राइड क्वालिटी टाटा की और भी गाड़ियों में बात करूंगा तो वो अच्छी थी, और बाकी जो है स्पेस वगैरह ठीक था, सब कुछ डिसेंट था इन सेंस। बस पीछे जो है ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह में थोड़ी सी किल्लत है उसमें, लोअर मॉडल्स में, लेकिन ठीक था हिसाब किताब। तो इस वजह से जो बेसिक चीजें होती है, सेफ्टी, राइड क्वालिटी, सस्पेंशन ऐसा जो लोड डालने में बहुत ज्यादा धसे ना, लुक्स, ये सारी चीजें पंच ने लोगों को दे दी, और तगड़ा उसको एक तरीके से अवार्ड मिला है। अब हम थोड़े कॉन्स की बात कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ऑल्ट्रोज में, जैसे नेक्सॉन में टर्बो आता है, इसमें टर्बो आ सकता था कुछ वेरिएंट्स में। दूसरी चीज, मुझे ब्रेक्स में लगता है थोड़ा और सुधार हो सकता है। हाईवेज पे जब थोड़े लोग बैठे हों तो वहां पे उतने कॉन्फिडेंट नहीं फील होते हैं। और तीसरी चीज, जैसे सबको आपको पता ही है कि टाटा का आफ्टर सेल्स, और सबसे मेन ये है कि थोड़ा इनकंसिस्टेंट टाइप की चीजें हैं। मतलब एक पर्टिकुलर जो ओनर होगा वो बोलेगा कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, दूसरा पर्टिकुलर ओनर बोलेगा
कि गियर बॉक्स में दिक्कत है, तीसरा कुछ और बोलेगा, चौथा कुछ और बोलेगा, तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको ठीक यूनिट मिल जाएगा, खराब है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। इसके बारे में मैं आगे बहुत बात कर सकता हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर इस पर्टिकुलर चीज पे, आफ्टर सेल्स पे जो है वो आपको एक वीडियो चाहिए। जो ये सब कमियां हैं, इसके अलावा बहुत बड़ा कुछ इशू नहीं है पंच में, और ये अभी भी जो है वो लेने लायक है, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली 6 एयरबैग्स टू कम। इसका इतनी जल्दी फेसलिफ्ट नहीं आएगा, तो ये भी बात है। एक और चीज है विच इज कि इग्निस ही अकेली ऐसी गाड़ी थी जो पंच को अपडेट होने के बाद, नेक्स्ट जनरेशन आने के बाद जो है वो ठीक टक्कर दे सकती थी। अब हम क्रेटा की बात कर लेते हैं। तो एक चीज सोचना, गाड़ी क्रेटा अगर कोई ले रहा है तो ऑन एन एवरेज 16 लाख रुपए के आसपास वो खर्च करता होगा, और इतनी महंगी गाड़ी बेस्ट सेलर बनी हुई है। मतलब बेस्ट, कुछ कुछ महीनों में फर्स्ट पे, टॉप पे आई है। 16 लाख ऑन एन एवरेज, इतनी महंगी गाड़ी, और लोग कहते हैं कि हम गरीब हो रहे हैं। तो ये गाड़ी ऐसी है जिसने लिटरली Hyundai को कंधों पे बैठा रखा है, क्योंकि मैंने जब पहले एक्सर की बात करी, ऐसे ही Hyundai की बाकी गाड़ियों की बहुत ज्यादा कुछ खास सेल नहीं हो रही है। तो ये अकेली कंपनी को उठाए हुए है। और इस गाड़ी में एक और चीज है कि Hyundai को अच्छा खासा प्रॉफिट में मिलता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन कुछ ऐसी नॉन ऑब्वियस चीजें हैं जिस वजह से क्रेटा बिकती है। तो अगर हम इसके पास्ट पे आ जाएं, तो ये सेगमेंट डस्टर ने स्टार्ट किया था, लेकिन लिटरली क्रेटा ने उसको आगे बढ़ा दिया, और आज ये सेगमेंट क्रेटा सेगमेंट बोला जाता है। वाई? जो सबसे पहले वाली क्रेटा थी, डिजाइन भी बढ़िया थी, फीचर्स बढ़िया थे, राइड क्वालिटी सॉफ्ट थी जो लोगों को नॉर्मली चाहिए होती है। एक और चीज विच इज गुड डीजल इंजन। तो थोड़ा सा ये चीज होती है कि जब आदमी 14-15 लाख रुपए से ऊपर खर्च करता है, हाईवेज पे जाता है, तो वो डीजल भी लेना पसंद करता है। और आज आई थिंक 34-37% के आसपास शेयर जो है वो अभी भी क्रेटा का डीजल में है। ये गाड़ी जो है वो आपको इस तरीके से सारे ऑप्शंस भी दे देती है। आपको अगर जो है वो हाईवेज पे चलना है तो आप डीजल ले सकते हो, अगर आपको शहर में चलना है तो आप नॉर्मल पेट्रोल ले सकते हो, और अगर आपको जो है वो बहुत ही कम चलना है लेकिन पंच चाहिए तो आप इसका टर्बो पेट्रोल भी ले सकते हो। तो ऑप्शंस सारे हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सब कुछ है। तो इतनी सेल की वजह से इसकी इनफैक्ट रीसेल भी बढ़िया है। 2020 का जो मॉडल आया था क्रेटा का, लोगों को पसंद नहीं आता शक्ल में इतना, लेकिन आज भी उसकी रीसेल जो है वो सेल्टॉस से ज्यादा है। और एक और चीज आ जाती है विच इज सबसे जो मेन चीज है, जो मुझे लगती है, वो चीज ब्रांड लॉयल्टी। Hyundai की जो ब्रांड लॉयल्टी है कस्टमर्स की, वो और मैंने कहीं नहीं देखी। जो एलीट i20 का कस्टमर होगा, ग्रैंड i10 का होगा, वेन्यू का होगा, वो सब क्रेटा, इवन क्रेटा का पुराना जो कस्टमर होगा वो दोबारा क्रेटा ले लेगा। इतनी तगड़ी ब्रांड लॉयल्टी क्यों आती है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि Hyundai की आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत ही बढ़िया है। मैंने उसको बहुत तारीफ सुनी है। तो जो जहां पे बंदा जा रहा है सर्विस कराने, वो दोबारा क्रेटा ले लेता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ब्रांड लॉयल्टी भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्रेटा के बिकने का। एक और बहुत बड़ी चीज है विच इज, आपने नॉर्मली नोटिस करोगे कि वही गाड़ियां तगड़ी बिकती हैं जो बाकी सारी चीजें बढ़िया दे रही हैं लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रा दे रही हैं सेगमेंट में। जैसे क्रेटा जो है हमेशा से कंफर्ट के मामले में बढ़िया रही है, लेकिन आप बोलोगे यार मुझे तो लगता है कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनका सस्पेंशन कंफर्ट जो है वो क्रेटा से बेटर है। देखिए, यही यही पे ट्रिक है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन कंफर्ट होता है, लेकिन कंफर्ट में बहुत सारी चीजें और आती हैं। 5 लोगों के बैठने का कंफर्ट विच इज पीछे 3 लोगों की विथ, वो भी क्रेटा में मैक्सिमम सेगमेंट की गाड़ियों से बेटर है। दूसरी चीज हो गई, इंसुलेशन भी कंफर्ट में आता है। अगर दूसरी गाड़ियां आप चलाओगे, आप कहोगे यार क्रेटा में अंदर जो नॉइज आ रही है, रोड इंसुलेशन है, इंजन इंसुलेशन है, वो बहुत ही बेटर है कुछ और गाड़ियों से। ठीक है, स्पेशली NA गाड़ियों से जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये सारी जब चीजें मिलती है ना, इनफैक्ट क्लच कितना लाइट है, गियर्स, स्पेयरिंग कितना लाइट है, कितना इजी टू ऑपरेट है, अटक नहीं रहा है, भारी फील नहीं हो रहा है, वो भी सारी चीजें कंफर्ट में आती हैं। तो ये जो कंफर्ट फैक्टर है, एवरीथिंग कंबाइंड, ये क्रेटा का एक तरीके से प्लस पॉइंट बन जाता है कंपेयर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट। अब जितनी भी मैं गाड़ी बता रहा हूँ ना, उसमें आई थिंक अकेली गाड़ी है जिसमें ना एक प्रॉपर सेफ्टी रेटिंग है और ना उसमें CNG या फिर किसी भी तरीके का हाइब्रिड वेरिएंट है, और तब भी टॉप सेलर है। ये दोनों चीजें नहीं, इसका मतलब जो बाकी चीजें वो दे रही है वो बहुत ही बढ़िया दे रही होगी, राइट। दूसरी चीज आ जाती है, प्रो टिप मैं बता दूं, अगर आप नॉर्मल NA ले रहे हो तो उसमें IVT प्रेफर करना, वो मैनुअल से काफी बेटर है चलाने में। और अगर आप डीजल ले रहे हो और हाईवेज पे खूब चलते हो तो उसका मैनुअल प्रेफर करना, क्योंकि उसका एवरेज ऑटोमेटिक से बहुत ज्यादा है। ठीक है,
तो एक प्रो टिप है क्रेटा के लिए। बाकी टर्बो वेरिएंट तो आपको पता ही है कि मैनुअल और डीसीटी दोनों में आ जाता है। एनलाइन है, अगर किसी को स्पोर्टी वेरिएंट चाहिए तो एनलाइन का है। एनलाइन का सस्पेंशन भी जो है वो काफी अच्छी तरीके से ट्यून करा गया है, ऐसा बहुत ज्यादा हार्श नहीं लगता है, ठीक है, जैसे पहले वाले सेल्टॉस का रखता था। तो वो सारी चीजें कॉम्बिनेशन में जब आती हैं तो ऑप्शंस की वजह से क्रेटा बहुत बिकती है। और क्रेटा को जो हेडलाइट मारने वाला हिसाब किताब है ना, उसका मेरा जो रीजन है, आप खुद बताना कि है कि नहीं है। क्रेटा वाले तेज बहुत चलाते हैं, ज्यादातर वो लोग तेज चलाते हैं जिनके पास लोअर वेरिएंट्स होते हैं, आप ये चीज नोटिस करना। और वो जो क्रेटा होगी वो डीजल वेरिएंट होगी, और डीजल वेरिएंट सच में मैनुअल में भागता है। तो इस वजह से जो है वो क्रेटा को भगाने में ये 14-15 लाख रुपए की जो डीजल ले लेते हैं उनको बहुत मजा आता है। अब दूसरी गाड़ियां हैं, ग्रैंड विटारा है या एलिवेट है, वो आप 14-15 लाख की ले लो, उसमें डीजल है ही नहीं, तो वो उतनी भागती नहीं है, तो लोग उतना भगाते नहीं है। और क्रेटा में आप जो है वो तुरंत एलईडी वेलईडी तो लगवा ही सकते हो, तो वो सारी चीजें भी हैं। इस वजह से लोग डिपर भी देते हैं जब सामने से हटते नहीं है। अब क्रेटा किसको नहीं लेनी चाहिए, तो देखिए मैंने पहले भी बहुत बार ये चीज बोली है कि जो आदमी सेफ्टी को एकदम टॉप प्रायोरिटी रखता है वो उस तरीके की गाड़ी ना ले जो टेस्ट नहीं हुई है। ऑल्दो शैसी में जो है रीइंफोर्समेंट्स करी हैं, वो सारी चीजें हैं, इमेजेस हमारे पास, लेकिन फिर भी जो है वो वर्ना को टेस्ट कर दिया, इसको नहीं किया। तो इसका मतलब सिंपली आप जो है वो क्रेटा को इस पर्टिकुलर प्रायोरिटी में थोड़ा सा नीचे रखो। दूसरी चीज आ जाती है, कोई भी तरीके का सीएनजी या हाइब्रिड आपको चाहिए ज्यादा चलने के लिए, शहर में ज्यादा चलने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी एज सच कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है इसको अवॉइड करने का। तो ऑब्वियसली ये डिफॉल्ट पिक है इस सेगमेंट में। और सेकंड नंबर पे जो है ग्रैंड विटारा डिफॉल्ट हो जाती है, लेकिन उसमें 5 गियर वो सब चीजें हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी क्रेटा जो है वो अच्छी खासी सेल होती है। और ब्रांड लॉयल्टी का मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, विच इज कि क्रेटा ईवी 23 लाख रुपए की है, लेकिन फिर भी वो क्रेटा होने की वजह से जो है वो बिक रही है। तो ज्यादातर उसके कस्टमर्स आप देख लेना कि Hyundai के ऑलरेडी जो कस्टमर्स हो चुके हैं उस तरीके के हैं। अब हम आ जाते हैं अर्टिगा XL6 पे। तो देखिए इसमें जो 1.7 लाख यूनिट बिकी हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, उसमें मैक्सिमम यूनिट्स तो टैक्सी की होंगी, लेकिन जो बाकी बची यूनिट्स हैं वो ऑब्वियसली ज्यादातर XL6 लोगों ने ली होगी जो घर में फैमिलीज वगैरह ले लेती है। क्यों ये बिकी है टैक्सी में, आपको पता है सस्पेंशन ठीक है, और सबसे मेन चीज, मैंने एक ड्राइवर से बात करी थी, वो कह रहा था कि 28-29 का एवरेज दे देती है सीएनजी में हाईवेज पे, तो मतलब बचत ही बचत। ठीक है, तो ये रीजन हो गया आपका अर्टिगा बिकने का। और अर्टिगा में अभी क्या चीज है कि जो 6 एयरबैग्स वगैरह जो चीजें हैं वो अभी शायद नहीं आई हैं इसमें। आई थिंक दिस इज द ओनली कार मारुति में जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं हुए हैं। जो दूसरी चीज आ जाती है वो ये है कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक प्रॉपर फेसलिफ्ट आने वाला, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा रुक के आप ले सकते हैं। और ऑब्वियसली कौन सी वजहें हैं कि जिससे आप ना लें, तो अभी इतनी जो है वो कुछ प्रीमियम नहीं लगती। इवन XL6 भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगती है अंदर से कंपेयर टू अगर जो क्लैविस आ गई है। तो थोड़ा सा आप जो है अगर पैसा ज़्यादा बढ़ाओ तो क्लैविस वगैरह में आपको ज़्यादा बेटर एम्बियंस वगैरह मिल जाता है। लेकिन अर्टिगा भी बिल्कुल एक तरीके से फिल इट सेट इट फॉरगेट इट वाला हिसाब किताब है, और ज़्यादातर टैक्सीज में आदमी आंख बंद करके ले ही लेता है इस चीज़। इसका जो है बिकने का एक और रीज़न ये है, मतलब बिकते रहने का, जैसे मैंने पहले बताया था, कॉम्पिटिशन की कमी। ऑल्दो कैरेंस आई, अभी क्लाविस आ रही है, थोड़ी महंगी होगी, वो सब चीज़ें हैं, अच्छी बात है किया ने उतारी। मेरे से कंसल्टेशन में बात होती है कि मुझे NA नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, तो मैं बोल ही नहीं सकता कि कैरेंस में जो है वो NA IVT आता है। आज भी क्लैविस के साथ इन्होंने NA IVT नहीं दिया, जबकि XL6 में टॉप कन्वर्टर के साथ आ जाता है। तो वो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है ऑब्वियसली कि NA में यार CNG क्यों नहीं दे रही किया और Hyundai दोनों, आई डोंट नो, मतलब लिटरली जो है वो उठा के अपनी सेल्स दूसरे को पकड़ा रही है। तो वो वाली चीजें आ जाती है, इस वजह से भी अर्टिगा खूब बिकती है। अब हम बात कर लेते हैं स्विफ्ट और डिजायर की कंबाइन करके। हालांकि अगर इनकी सेल्स कंबाइन कर दी तो कांड हो जाएगा, क्योंकि लगभग 2,40,000 यूनिट्स जो हैं वो बिकी हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो इनको मैं कंबाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं और इनके प्लस पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। स्विफ्ट तो एक तरीके से कह लीजिए कि ब्रांड नेम ही है, ठीक है। पहले वो स्विफ्ट डिजायर थी, फिर जो है वो डिजायर अलग हो गई, और अभी थोड़े से लुक्स भी बदल दिए, अच्छा हुआ डिजायर के लुक्स बदल दिए, मतलब अलग लगते हैं स्विफ्ट से, तो वो चीज़ बढ़िया है। और भी मैं थोड़ा सा आपको आगे डिफरेंसेस बताऊंगा, लेकिन जो मेन चीज़ है विच इज ऑल्सो कि अगर किसी को 9-10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, किसी सिंपल फैमिली को, वो आंख बंद करके स्विफ्ट डिजायर ले आता है, सिंपल। और इतना ज्यादा शौक नहीं, वही मैंने आपको बताया कि मिनी SUVs में उतना कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ पंच और एक्सटर ही है, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सीधा वही उठा लाता है। अभी रिसेंटली उसमें 3 सिलेंडर आया, लेकिन जिस तरीके से रिव्यूज आए, लोगों ने चलाई, तो समझ में आ गया कि हाँ उतनी आवाज वगैरह अंदर नहीं आ रही है, डिसेंट चलती है, एवरेज बढ़ गया है थोड़ा, स्पेशली हाईवेज पे, तो वो एक्सेप्ट हो गई मार्केट में और धड़ल्ले से बिक रही है। हिस्ट्री में स्विफ्ट जो है वो थोड़ी सी स्पोर्टी हैचबैक रही है,
और इतनी मतलब हंसी की बात है कि आज भी स्विफ्ट इतना डायल डाउन करने के बाद, सॉफ्ट होने के बाद, बॉडी रोल के बाद भी उसका जो लैप टाइम है वो नारायण कार्तिकेयन के हाथ में ऑल्ट्रोज रेसर से बेटर है। आप खुद सोच लो कि उसकी शैसी किस तरीके की है। इवन पहले भी जो है वो नारायण कार्तिकेयन जो पुरानी वाले स्विफ्ट वगैरह के जो इन लोगों के लैप टाइम आते थे, ट्रैक डेज होते थे, उसमें बहुत तगड़ा परफॉर्म करती थी ट्रैक पे। तो इसका मतलब वो कट्टी जो है वो बहुत जल्दी है, ये सब चीजें हैं। आज जो चेंज हुआ है वो सबसे बड़ा हुआ है, सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ वो हुआ है दो चीजों में, विच इज सेफ्टी एंड राइड क्वालिटी। मारुति की जो है राइड क्वालिटी क्या धांसू इंप्रूव हुई है। बहुत ही मतलब स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर आपको ऐसा लगेगा कि वो एसयूवी वाली फील है कि बड़े बड़े गड्ढे देते और बिना स्लो करे आपने उनके ऊपर से निकाल दिया। दूसरी चीज क्या है, विच इज कि डिजायर के 5 स्टार ने मतलब एक जो चिंक इन आर्मर बचा था जिस वजह से लोग रुकते थे, वो भी अब नहीं रुकते क्योंकि ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार दिए हैं। बहुत से लोग आज भी मेरे को बोलते हैं कि 5 स्टार मिल गए बी एनकैप से, भारत नहीं, ग्लोबल एनकैप ने दिए हैं भाई, भारत एनकैप ने नहीं दिए हैं। तो वहां पे वो शंका मिट गई। हालांकि वो गाड़ी आज भी कंफ्यूज करती है उन लोगों को जो बाहर से ऐसे दबाते हैं ना बिल्ड क्वालिटी चेक करने के लिए, सेफ्टी चेक करने के लिए। तो आज भी वो बाहर से दबती है और जो बाहर के बम्पर वम्पर हैं वो आज भी उतने ही पतले और उतने ही फ्रेजाइल टाइप के हैं, डिस्पाइट वो 5 स्टार ला चुकी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाहर की बिल्ड और सेफ्टी में फर्क होता है। तो अब स्पेशल मेंशन टू डिजायर, बिकॉज जब डिजायर आई और उसको चलाया गया तो ये चीज पाई गई कि स्विफ्ट से थोड़ा सा इंसुलेशन उन्होंने और बेटर किया है। थोड़ी सी आपको जो है वो ज्यादा शांत लगेगी हाईवेज वगैरह पे। तो ये चीज जो है वो डिजायर में थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम है कंपेयर टू स्विफ्ट। जो लोग बेस वेरिएंट लेके उसमें काम कराते थे उसमें 6 एयरबैग्स आ गए हैं, तो वो स्टैंडर्ड आई थिंक वहीं से जो है मारुति के स्टार्ट हो गए थे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होना स्विफ्ट से। तो वो भी चीज़ जो है वो दोनों में आ गई है। और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि इस वजह से क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि चलो कम से कम सेफ्टी जो है, इवन हिल होल्ड वगैरह भी स्टैंडर्ड है उसमें, ईएससी भी स्टैंडर्ड है। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया कर दी है। अब किसको नहीं लेनी चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, मैं अगली जो 2 गाड़ियां डिस्कस करने वाला हूँ उसमें आपको पता लग जाएगा कि किसको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन डिजायर जो है वो वहां पे एक चीज आ जाती है विच इज डिजायर की कुछ कॉम्पिटिटर्स में सीवीटी वगैरह आता है। तो अगर आपको बहुत शहर में चलना होता है और उतना आप ज्यादा नहीं चलते, उतनी आपको एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है और आप ये चीज देखते हो कि मुझे प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए, तो आज भी डिजायर का एएमटी उतना अच्छा नहीं है जितना दूसरों का सीवीटी है। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि स्विफ्ट में जो है स्पेशली थोड़ा सा जो है अगर आप स्पेस देखो तो कम लगता है और जो प्लास्टिक क्वालिटी है थोड़ी सी अजीब सी टैकी सी लगती है। तो एक वो चीज़ हो गई। जो क्वालिटी है, जो स्विचेस वगैरह हैं, जो स्टॉक्स हैं वो इतने अच्छे वेल डैम्प्ड नहीं लगते, वहाँ पे थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। बाकी वही है कि एक तरीके से नो ब्रेनर टाइप की गाड़ियाँ हैं कि बस जाके ले लो, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ खराब भी नहीं होगा, लंबी चलेंगी, तो वो सब चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं बलिनो और फ्रॉन्क्स पे। तो यही मैं कंपेयर कर रहा था स्विफ्ट से, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा पैसा लगाओगे तो बलिनो में आपको जो है वो एक 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस, ज़्यादा जो है पीछे नी रूम, ज़्यादा बड़ी गाड़ी। तो बलिनो क्लियरली एक अभी भी बेटर प्रोडक्ट है दैन स्विफ्ट। लेकिन वही बात है कि आई थिंक एज वी स्पीक अभी भी उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं हुए हैं। तो वहां पे ये चीज़ है कि हायर मॉडल्स आप ले सकते हो बलिनो का। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बलिनो से ही स्टार्ट हुआ था हर्टेक बी प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग, जहां पे मारुति ने तगड़े मटेरियल स्टार्ट करे थे देना। ठीक है, तो वहां पे जो है वो बलिनो हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, एग्जैक्टली लाइक डिजायर 5 स्टार्स के आसपास जो है वो आ सकती हैं। 5 नहीं तो 4 तो आ ही सकती हैं। तो ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करें तो फ्रॉन्क्स ने, मैंने जितनी भी उसकी रियल टाइम एक्सीडेंट वीडियोस देखी हैं उसमें ठीक ठाक अपने आप को प्रूव भी किया है। अब फ्रॉन्क्स में क्या अलग है, देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता है कि फ्रॉन्क्स जो है वो सेम ही है बलिनो, बस उसमें थोड़ा सा डिजाइन चेंजेस हैं। दूसरी चीज कि उसका सस्पेंशन ट्रैवल ज्यादा है। तो मतलब अगर आप ज्यादा लोड बिठा के हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे फ्रॉन्क्स का जो सस्पेंशन है वो आपको थोड़ा ज्यादा कंप्लायंस देता है बलिनो के कंपैरिजन में। तो ये बेसिक फर्क है। और वही चीज है कि अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पैसे ना लगाओ फ्रॉन्क्स में, और उतना जो है वो 50 60 70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। फ्रॉन्क्स में क्या है, एक वेरिएंट है डेल्टा प्लस, वहां से 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो वो वेरिएंट बहुत बिकता है। मेरे कंसल्टेशन में भी जो बहुत लोगों ने लिया है। और एक और चीज फ्रॉन्क्स में प्लस पॉइंट है कंपेयर टू अदर कार्स, विच इज कि कुछ लोगों के लिए ऐसी गाड़ी चाहिए होती है कि भाई टर्बो चाहिए, कभी कभी फन चाहिए, और ऐसा भी टर्बो ना हो जो एवरेज ना दे। वहां पे फ्रॉन्क्स का जो 1 लीटर मैनुअल है वो अच्छा काम करता है, एवरेज भी अच्छा देता है। वो टर्बो पेट्रोल गाड़ी जो है वो आपको 10 साल से ऊपर भी चल सकती है, रिलायबिलिटी वगैरह भी बढ़िया है गाड़ी की, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एवरेज एंड परफॉर्मेंस मिल जाता है।
दोनों गाड़ियों में दिक्कत है कि दोनों गाड़ियों में रियर हेडरूम की कमी है, तो वो चीज़ देख लेना। अगर जो है पीछे कोई सरदार बैठते हैं या फिर अगर आपका टॉर्सो लंबा है, हाइट लंबी है, तो देख लेना पीछे। और एक और इशू जो मेरे को फ्रॉन्क्स में लगा वो है कि उसमें बॉनेट ऊंचा है और जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कम है। तो बॉनेट और इसके बीच में जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी कम दिखता है, तो उस वजह से थोड़ी विजिबिलिटी मेरे को जो है ख़राब लगती है। एक चीज़ है फ्रॉन्क्स के बारे में जो बहुत से लोगों को नहीं पता, इट विल बी द फर्स्ट कार, ये पहली गाड़ी ऐसी होगी आगे चल के जिसमें आपका मारुति का जो नया सीरीज हाइब्रिड आएगा जो 35 का लगभग माइलेज देगा शहर में, वो इसी से स्टार्ट होगा, फ्रॉन्क से। थोड़ा सा महंगा होगा ऑब्वियसली नॉर्मल फ्रॉन्क से, लेकिन इसी से स्टार्ट होगा। अब भाई नेक्सॉन को कैसे बोल सकते हैं, तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसने नेक्सॉन को एक तरीके से बहुत ही तगड़ा, ब्रेजा को हराने वाला हिसाब किताब बना दिया नेक्सॉन का। पहली चीज़ सिंपली सेफ्टी, पहले ये 4 स्टार लाई, फिर आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट कार जो 5 स्टार लाई। उसके बाद एक सेफ्टी का मतलब समझ लो स्टार्ट किया है इसने रेवोल्यूशन 5 स्टार सेफ्टी का, ठीक है। तो 5 स्टार मतलब नेक्सॉन इज सिमिलर टू 5 स्टार जो दिमाग में आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक बैलेंस, कि आप पीछे 3 लोग बैठ जाएं, पीछे नी रूम सही हो और बूट स्पेस भी ठीक हो। जैसे XUV 300 में बूट स्पेस कम था और वेन्यू सोनेट में जो है वो पीछे नी रूम कम था, इसका जो बैलेंस था वो बहुत बढ़िया था और 3 लोग बैठ जाते थे। तो एक फैमिली फ्रेंडलीनेस भी इसकी बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने आपको क्रेटा के टाइम पे बताई। और तीसरी चीज जो फैमिली फ्रेंडलीनेस से ही रिलेटेड है, विच इज कि आपका राइड कंफर्ट जो है वो बहुत बढ़िया है नेक्सॉन का। ऑब्वियसली अभी लेटेस्ट थोड़ा सा सस्पेंशन स्टिफ ज्यादा कर दिया है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट राइड कंफर्ट जो है वो हाईवे सिटीज दोनों में बढ़िया मेंटेन करके चलती है और इसका भी सस्पेंशन उतनी जल्दी बॉटम आउट नहीं करता। तो ये मेन वजह थी नेक्सॉन की। जो पुरानी वाली नेक्सॉन थी उसमें AMT आता था, काफी थकेला टाइप का था। अभी भी वही क्रेटा वाली बात कि इसमें सारे ऑप्शन दे दिए हैं। और एक और चीज आ जाती है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल में आपका AMT हो गया, DCA हो गया, ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है। और ये जो सेल्स है ना, जो इतनी सारी सेल्स है नेक्सॉन की, ये माइंड यू इसके CNG, नॉर्मल पेट्रोल, डीजल और इवन EV मिला के सेल्स हैं। तो सब कुछ मिला के हैं ये सारी सेल्स जितनी भी हैं। तो इस वजह से क्या है कि नेक्सॉन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है इंडिया में। इसमें सिंपली हिसाब किताब ये आ जाता है कि बैलेंस काफी अच्छा है। किसको नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहली चीज इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, अगर आपने पहली बार किसी NA से शिफ्ट करोगे तो ठीक लगेगा, लेकिन कोई भी दूसरा आप टर्बो पेट्रोल चला लो इस सेगमेंट का, उससे आपको इसका टर्बो पेट्रोल थोड़ा अजीब लगेगा। मतलब फ्लैट स्पॉट्स हैं गाड़ी में, उतनी जो है वो कंसिस्टेंटली नहीं उठती है, वो सारा अजीब सा हिसाब किताब आपको लगेगा कंपेयर टू अदर कार्स। और ऑब्वियसली दूसरी चीज कि हायर वेरिएंट्स में इसके जो है वो स्पेशली DCA वेरिएंट्स में थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज हैं, वो देखे गए हैं बहुत फोरम्स पे। तो एक ये भी बात आ जाती है रिलायबिलिटी की, ठीक है। तो अगर आप लोअर वेरिएंट ले रहे हो मैनुअल में स्पेशली, और इवन AMT भी इसका डिसेंटली रिलायबल है, ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं। बट जो मेन रिलायबिलिटी किंग है नेक्सॉन में वो उसका डीजल वेरिएंट है। अभी भी उसमें एड ब्लू नहीं यूज होता, और मैक्सिमम जो आप नेक्सॉन के ओनर्स देखोगे जिन्होंने 1.5-2 लाख किलोमीटर चला दी है गाड़ी, वो डीजल वाले ही हैं, पेट्रोल वाले नहीं है। अब हम आ गए ब्रेजा के ऊपर। तो ब्रेजा जो है हमारी, वो ऐसी गाड़ी है कि पहले वो प्योरली डीजल आती थी और अब वो प्योरली पेट्रोल आती है, और सेल्स वहीं की वहीं बनी हुई है। ये एक अकेली सब 4 मीटर गाड़ी है जिसमें आपको पता है एक्स्ट्रा सेस टैक्स लगता है। इसका मतलब ये है कि 1.2 के ऊपर पेट्रोल इंजन है इसका, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टैक्स भी पड़ता है। और कंपनी जो इसके लोअर वेरिएंट्स बेच रही है ना, वो मुझे तो ऐसा लगता है लिटरली लॉस पे बेच रही है। बहुत ही सस्ते हैं और 6 एयर बैग्स वगैरह जो है वो स्टैंडर्ड हो गए हैं इसमें। तो कंफर्टेबल गाड़ी है। अच्छा, कंफर्टेबल क्या है कि जब डीजल में आती थी तो इसका सस्पेंशन स्टिफ था, लेकिन अभी जो अपडेट आया इसमें थोड़ा सा शैसी में भी काम हुआ है और राइड क्वालिटी भी सॉफ्ट करी गई है। तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई ब्रेजा की। बहुत ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है चलाने में, 136 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास है, लेकिन वही बात है कि फिल इट, शेट इट, फॉरगेट इट, ठीक है। CNG भी आता है, लॉन्ग चलाओ, और अगर 10 साल से ऊपर रखनी है आपको इस सेगमेंट में गाड़ी, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। किसको नहीं लेनी चाहिए भाई, ऑब्वियसली अगर आपको फन चाहिए, ठीक है, गाड़ी से, तो इसमें उतना नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि थोड़ी सी हाँ आउटडेटेड वाला फील है कि लेदरेट इंटीरियर्स नहीं है, ठीक है। और सीधे टॉप मॉडल में जो है वो मैक्सिमम फीचर्स आते हैं। टॉप मॉडल बहुत महंगा है, मतलब नीचे के 2 मॉडल्स ठीक हैं, ऊपर के 2 मॉडल्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं। फीचर्स ठीक आ जाते हैं, लेकिन वही बात है, एक लग्जरियस मतलब वो वाला फील नहीं आता है। तो वहाँ पे अभी भी ब्रेजा लैग करती है, उसको एक इंटीरियर अपडेट की तो जरूरत है ही है। अब मैं इस वीडियो के एंड करना चाहूँगा, या फिर एक तरीके से गाड़ियों को एंड करना चाहूँगा एक ऐसी गाड़ियों से जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में, एकदम ये नहीं है कि 20-20 हज़ार यूनिट्स बिकती हैं महीने में, लेकिन उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है।
विच आर महिंद्रा की बड़ी एसयूवी, स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, ये सब बहुत ही बड़ी बात है। आप ये चीज नोटिस करना, अगर कोई मैन्युफैक्चरर 10 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, 20,000 यूनिट्स, तो उसका जो ओवरऑल फायदा है वो उतना नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर 15-16 हजार यूनिट्स बेच रहा है एक 18 लाख रुपए की गाड़ी के। तो वहां पे जो एक तरीके से पर यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है उसको, वो बहुत हो रहा है। वहां पे महिंद्रा टॉप करती है, मतलब उनकी लिटरली 18-20 लाख रुपए की गाड़ियां, अगर हम स्कॉर्पियो एन देखें तो लगभग 14,000 यूनिट्स पर मंथ, और थार और थार रॉक्स मिलाते तो लगभग 9,000 यूनिट्स पर मंथ। महिंद्रा लोगों को इतनी बड़ी गाड़ियां लेने में अट्रैक्ट कर रहा है, इतने ज्यादा पैसे लगाने में। तो ये चीज आप देखो, और आई थिंक कोई मास मार्केट कंपनी नहीं कर रही है। महिंद्रा की सबसे छोटी गाड़ी भी जो है वो 9 लाख रुपए की है। तो इनकी जो बड़ी गाड़ियां हैं उल्टा वो ज्यादा बिक रही हैं। और एक्सयूवी 700 भी ऐसी बहुत बिकी, अभी थोड़ी सी सेल कम हो गई, लेकिन वो भी बहुत बिकी थी। तो इस वजह से क्या है कि ये दोनों गाड़ियों का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ। और 5 स्टार गाड़ियां हैं, चलने में जो है वो ऑब्वियसली स्कॉर्पियो एन और रॉक्स वाला जो मॉडल है थार का, वो सही चलता है। और मेनली अकेली प्रॉपर एसयूवीज, जो बड़ी एसयूवीज होती हैं, रियर व्हील ड्राइव ले लो या फिर जो है वो आप 4x4 ले लो, उसमें अवेलेबल है। इंजन महिंद्रा के खुद बनाए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। थोड़ा जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्लच में हल्का सा, मैनुअल में हल्की सी रिलायबिलिटी इशू है, लेकिन इनका टॉर्क कन्वर्टर बढ़िया काम करता है। तो गियर बॉक्स भी स्मूथ है। और बहुत ही वियर्ड चीज है ये महिंद्रा की कि ये इतनी बड़ी एसयूवीज इतनी आराम से बेच लेते हैं। इस पर्टिकुलर चीज में तो इनकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ, थोड़े रिलायबिलिटी इश्यूज इसमें भी हैं। किसको नहीं लेनी चाहिए उसी में मैं आपको बताऊं अगर, तो ये है कि भाई टॉप मॉडल में अगर आपको आ गया, जो स्क्रीन्स वगैरह हैं वो गायब हो जाती हैं, वो सब चीज़ें हैं। स्कॉर्पियो एन में और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा फीचर्स की कमी है ना, रियर कैमरा जो है लैगी है, वो सब चीज़ें हैं। धीरे धीरे करके इसमें अपडेट्स आते हैं। लेकिन अगर आप एज ए होल बात करें तो इतनी बड़ी गाड़ियों को इतने ज़्यादा नंबर्स में बेचना एक बहुत ही बड़ी बात है। और स्पेशली वो गाड़ियाँ, भारत की जो असली एसयूवी डीएनए है वो बचा के रखा हुआ है। लैडर ऑन फ्रेम शैसी कर दी, उसके बाद जो है वो उन शैसीज को भी किसी तरीके से लाइट किया, 5 स्टार भी ले आए और बड़े बड़े इंजन्स लगाए। तो वो सारी चीजें हैं जिसमें जो है वो मेहनत करी इन लोगों ने, और लोगों ने ठीक ठाक उसको बढ़िया रिस्पॉन्स भी दिया है। तो इन गाड़ियों का भी टॉप गाड़ियों में एक तरीके से स्वागत होना चाहिए। दीज आर ऑल द बेस्ट कार्स जो 24-25 में जो है हमने देखी कि सबसे ज्यादा बिकी हैं। क्यों बिकी हैं ये भी हमने रीजंस देखे, और अगर वो रीजंस जो है वो आपके यूज से एक तरीके से मैच कर रहे हैं तो आप भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये गाड़ियां जितनी भी हैं वो इतनी बिकी हैं, इस वजह से उनके रीसेल वीसेल भी बढ़िया है। वो सब चीज़ें जो है उसमें आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो और कौन सी गाड़ी आप सोच रहे थे इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड किसी भी गाड़ी में, इनमें या फिर जो है किसी भी गाड़ी में आपको कोई भी इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो कंसल्टेशन लिंक देख सकते हो, और उसके बाद आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।